मशीन्स में जब भी कोई नई पीढ़ी लॉन्च होती है तो वो अपनी पिछली पीढ़ी से वे बेटर होती है। इसी तर्ज पर होंडा ने CB500 को जब बंद किया और NX500 को लॉन्च किया तो कई सारे नए फीचर्स के साथ विद सेम इंजन लॉन्च किया। बहुत सारे इस बाइक में नए अपग्रेड्स हैं। कलर ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो ये 3 डिफरेंट कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है स्ट्रिक्स रेड, फिर है मेटालिक ब्लैक और फिर है पर्ल वाइट। और अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो 6,33,000 शोरूम स्टार्ट होती है और 7,30,000 ऑन रोड मुंबई जाती है। होंडा मतलब सुपर डुपर इंजन जिस पर आप रिलाई कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। कोई सी भी गाड़ी आप इंजन रिफाइनमेंट, इंजन परफॉर्मेंस पर तो ले ही सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस बाइक के बारे में, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं राइड करूंगा इसको। अगर मैं फिगर्स की बात करूँ तो 471 सीसी ट्विन सिलेंडर DOHC 4 स्ट्रोक 4 वेल आपको इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर आपको 47 bhp एट द रेट 8.5 के RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क 43 न्यूटन मीटर एट द रेट 6.5 के RPM पर जनरेट करता है। इसकी वजह से आप इस बाइक से अप्रॉक्स 26 से लेकर 28 और 30 तक की माइलेज आप अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से ले सकते हो। अगर इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो टॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छा सा वाइजर देखने को मिलेगा जो काफ़ी ही ज़्यादा विंड ब्लास्ट आपके लिए रोक लेगा। फिर आपको एक काफ़ी लाइट क्लच ब्रेक देखने को मिलेगी। फ्रंट ब्रेक क्लच सिर्फ लाइट है क्योंकि आगे में आपको 296 mm की डुअल डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस बाइक की फ्रंट ब्रेकिंग भाई बहुत अमेजिंग है। मैंने चला कर देखी है, जेन्युइनली द फ्रंट ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड। फिर आपको लाइट्स देखने को मिलेंगी। फिर 110/80 के 21 इंच के रेडियल टायर्स आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे। SFFBP यानी वही 6R वाला सस्पेंशन शोवाग आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसका फोक लगभग 41 mm है। ट्रेवल मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे थोड़ा कम लगा, इसमें और बेटर हो सकते थे। ABS का फीचर इसमें आपको ऑलरेडी मिलेगा और होंडा का अपना एक ट्रैक्शन कंट्रोल है, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। पीछे की प्रोफाइल की बात करूं तो पीछे का प्रोफाइल आपको थोड़ा सिंपल लग सकता है। टॉप पे आपको स्प्लिट ग्रैब रेल्स देखने को मिलेंगी। फिर आपको सिंपल सी एक ब्रेक लाइट देखने को मिलेगी जो कि ESS करके एक फीचर है उसके साथ आता है, जिसमें आपको इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, बेसिकली जब आप कभी इमरजेंसी में ब्रेक लगाते हो तो वो ब्लिंक करने लग जाती है ताकि कि सामने वाले को, पीछे वाले को आपके पता लग जाए कि ओके कुछ तो ब्रेक रीजन है जिसकी वजह से सडन ब्रेकिंग हुई है। उसके बाद आपको पीछे नंबर प्लेट एरिया देखने को मिलेगा, फिर नंबर प्लेट लाइट और नंबर प्लेट लाइट के ही नीचे रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। फिर टायर्स की बात करूं तो 160/60 सेक्शन के रेडियल टायर 17 इंच के आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको अगर ब्रेक्स की बात करूं तो 240 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी पीछे की साइड में। बाकी अगर आप उस साइड की प्रोफाइल देखोगे तो जेन्युइनली, और जो भी मतलब आपको फ्रेम में दिख रहा है वो प्रोफाइल ऑनेस्टली मुझे भी काफ़ी अच्छी और इम्प्रेस कर रही है। इस पार्ट में आपको बाइक का एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। पार्किंग में सुनाने का रीज़न ये है कि एक्चुअल में माइक कैप्चर नहीं कर पाता, तो आपको जो अब माइक में सुनाई देगा वो एक्चुअल साउंड होती है। ट्विन सिलेंडर बाइक है ये, तो साउंड आप सुनो, खुद ही सुनो। पहले चाबी लगाई अपन ने, ठीक है, स्टैंड अप और मैं इसको करता हूँ न्यूट्रल, ठीक है। ये है इसका आइडल साउंड। और अगर मैं आपको इसकी रेव करके सुनाऊं तो आप सुनना कैसी आ रही है। हार्डली मैं इसकी 4500 RPM से ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कैसा मतलब मस्त साउंड कर रही है बाइक। डुअल सिलेंडर इंजन है तो डेफिनेटली बहुत बेहतर साउंड है। चलते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की अगर बात करूँ
तो आपको सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस की बात बताता हूँ। 181 mm का एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, जो इस बाइक को ऑफ रोडिंग, टूरिंग, क्योंकि इंडिया में टूरिंग भी एक ऑफ रोडिंग जैसे स्पीड ब्रेकर्स कभी भी कितने ऊंचे आ सकते हैं, तो बहुत उस चीज़ के लिए आपकी बहुत सेफ रहने वाली है। सीट हाइट और सीट की बात करूं तो 830 mm की सीट हाइट आपको मिलती है, सिंगल सीट देखने को मिलता है, जिसमें देखकर मुझे थोड़ा कंफर्ट तो कम लग रहा है, बट हाँ सीट में स्पेस काफी ज्यादा है और इसमें सीट हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है। मतलब इसमें आपको यहाँ पर एक लॉक देखने को मिलेगा, आप इसको निकाल कर नीचे अगर आपको कोई कपड़ा रखना है तो आप वो चीज रख सकते हो। वेट की बात करूं तो वेट इज ऑन heavier side, but the weight management is super bro, super. Weight is like 196 kilograms, but if you see this ना, कि आपको लगेगा ये आपको जल्दी भी YouTube के बारे में या बाइक्स के बारे में कोई बताएगा भी नहीं आपको कि एक्चुअल में मेन वेट का क्या फर्क होता है। कि वेट का फर्क होता है मोमेंटम, और सेकंड चीज जो आपको डिफिकल्टी आती है कि भाई बाइक को स्टैंड से उठाना, ये चीज आपको हिमालयन में भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगी कि जब आप उस पर बैठोगे और उसको उठाओगे तो आपको एक बार ऐसा लगेगा कि शायद बहुत भारी है ये, पर ये चीज इसमें नहीं है। इवन मतलब आप देखोगे ना तो बहुत आराम से उठ जाती है। अगर मैं इसको आपको बैठ के अपनी हाइट वाइज बताऊं तो मेरी हाइट 5'10" के अराउंड है, मेरे दोनों पैर भी जमीन पे टच कर रहे हैं, हालांकि एक पैर थोड़ा सा कम टच कर रहा है। इसको स्टैंड से उठाना इज वेरी इजी ब्रो, जैसा लग रहा है कि स्प्लेंडर से थोड़ी भारी गाड़ी आप उठा रहे हो, बस इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा मुझे। बहुत जेन्युइनली बात कर रहा हूं मैं। बाकी इसमें एक दो फीचर्स नहीं है, प्रूफ पॉइंट है जो कंपनी कहती है कि भाई हम बुलेट प्रूफ इंजन देते हैं, तो हाँ भाई होंडा के बुलेट प्रूफ इंजन होते हैं। बाकी सीट हाइट भी आपको बता दी, डायमेंशंस भी बता दी। थोड़ी सी मैं कहूंगा कि 5'8", 5'9" जो हाइट है वो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो तो। उससे कम है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसके लिए जाओ। और पहले तो मैं यही कहूंगा कि इतना बड़ा बजट है तो आप बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करो। बट एनी केस अगर आपको ये बाइक देखनी है या होंडा बिग विंग की कोई सी भी बाइक देखनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि होंडा बिग विंग थाने वेस्ट जरूर जाना। उनके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मुझे बाइक घर लाने को आराम से शूट करने के लिए चांस दिया, तो डेफिनेटली आपको भी एज अ कस्टमर वो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। आप वहां पर जाइए, अपनी इंक्वायरीज करिए, आपको डेफिनेटली बिग विंग की तरफ से सारा सपोर्ट मिलने वाला है वहां पर। तो एक चीज जो मैं बताना भूल गया आपको कि ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, जिसमें गियर आप देखोगे यूजुअली क्या होता है कि हमारे फुटरेस्ट के आगे ही गियर होता है, लेकिन जो उसका लीवर आता है वो इधर से आगे, मतलब पीछे से आगे की तरफ आता है, लेकिन इसमें लीवर जो है आगे से पीछे की तरफ जाता है। इसकी वजह से आप इसमें मतलब मेरे हिसाब से 160 तक तो आप इसको, कोई भी बंदा आगे बोल सकता है कि भैया 160 तक तो मैंने इस टूरिंग बाइक को हाईवे पे चलाया है। चलते हैं अपनी बाइक का एक राइड रिव्यू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाबी से। चाबी काफ़ी मॉडर्न और अच्छी लगी मुझे, काफ़ी वेव की टाइप का है, काफ़ी अच्छी लग रही है, होंडा की बैजिंग के साथ आती है। बाकी अगर बाइक की तरफ चलें तो बाइक पर आपको काफ़ी जगह होंडा की बैजिंग देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ फ्रंट में जो फेयरिंग दी है यहाँ पर होंडा की बैजिंग देखने को मिलेगी दोनों साइड से, यहाँ पर भी। फिर वाइजर पर आपको यहाँ होंडा की एक बैजिंग देखने को मिलेगी। मड गार्ड्स पे आपको एक कवर्स पे आपको ABS की बैजिंग देखने को मिलेगी। ऐसे ही डिफरेंट जगह पर आपको बैजिंग देखने को मिलेगी। चलिए हम चलते हैं, बाइक को लेकर चलाते हैं थोड़ा सा इसको। तो कुछ ऐसा स्टार्ट होता है ये बाइक। मतलब फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ मैं कि होंडा की बैजिंग और फेड इन फेड आउट एनिमेशन के साथ होंडा का लोगो आता है। सबसे पहले कुछ ऐसा आपको साइड में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इन सारी चीज़ों का इंडिकेटर मिलता है। उसके बाद अगर क्लस्टर की बात करूं तो क्लस्टर डे नाइट मोड में ऑटोमेटिक स्विच होता है, पहले से काफ़ी बेटर किया गया है। अभी ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। होंडा की मोबाइल ऐप आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल है, इनका खुद का इंडिकेटर्स वगैरह है, बहुत सी चीज़ें हैं। टाइमिंग आपको दिखाएगा, RPM दिखाएगा, माइलेज दिखाएगा, बहुत सी चीज़ें। बट कुछ चीज़ें इस बाइक में ऐसी हैं जो मुझे क्लस्टर में ऐसा लगा कि स्टिल इम्प्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप है।
यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर में डेट दिखा रहा है, इसका मतलब ये ना थोड़ा सा एक काइंड ऑफ वार्निंग सिग्नल लगता है। वैसे तो हालांकि मैं आपको एक एडवाइस अभी से दे देता हूँ कि ये बाइक शोरूम से मुझे एज अ टेस्ट ड्राइव बाइक मिली हुई है, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो डेफिनेटली ख़राब होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो डेफिनेटली अच्छी होंगी। बट इस बाइक में जो चीज़ें मैं आपको अच्छी बताऊँगा वो सच में अच्छी हैं, क्योंकि आप ये समझना कि वो टेस्ट ड्राइव वाली बाइक में अगर अच्छी हैं तो रियल बाइक में वो कितनी अच्छी होंगी। और अगर मैं कोई चीज़ आपको ख़राब बताऊंगा तो वो 50-50% है कि वो ख़राब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है एक्चुअल बाइक में। हाँ, तो बाकी इसमें आपको म्यूज़िक कंट्रोल देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें ऐप्स की कनेक्टिविटी के साथ आपको दिखने लग जाएंगी। टर्न बाई टर्न नेविगेशन है, हिमालयन जैसा इसमें आपको मैप पूरा का पूरा फिटेड नहीं मिलने वाला है, तो कुछ चीज़ें हिमालयन में फीचर वाइज बेटर है। बाकी अगर आप किसी दूसरी बाइक से शिफ्ट हो रहे हो हिमालयन को छोड़कर, तो आपको इसका लुक काफ़ी भरा लगेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में आप इसके लुक से बोर हो जाओगे, मतलब क्योंकि काफ़ी एम्प्टी स्पेस दिखता है मुझे, ऐसा कुछ एंगेजिंग सा कुछ नहीं है इसके कंसोल में। बट अगर आप मोटो व्लॉगर हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी बड़े हैंडल बार्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप फ़ोन माउंट कर सकते हो, अपने गोप्रोज माउंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अलग से एक स्क्रीन लगवा सकते हो नेविगेशन के लिए। मिरर्स की क्वालिटी आर डैम सो गुड, बहुत अच्छा पीओवी देते हैं। क्लच फील्स वेरी लाइट हेयर, पास लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल है, आप ड्यूरिंग राइड भी इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एक कूल सा जॉयस्टिक दिया हुआ है, थोड़ा सा कुछ कूल सा है, आप देख सकते हो वहाँ क्लस्टर में चेंज भी हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आप अपने हिसाब से थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। हॉर्न से मुझे एक शिकायत है कि हॉर्न थोड़ा तो ऊपर रखते, कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम बिगनर एज अ किसी इस बाइक पे शिफ्ट हुआ तो मुझे ये पता चल रहा है कि मैं इमरजेंसी के केस में मैं हाथ मेरा कुछ ऐसे ऊपर निकली हुई चीज़ ढूंढ रहा, तो वो पाई नहीं, तो बार बार मैं जॉयस्टिक पे पहुंच जा रहा हूँ। हॉर्न को थोड़ा सा मेरे ऊपर हिसाब से अच्छा और अच्छा बनाकर ऊपर निकालते, 3D में थोड़ा सा आगे होता तो बेहतर होता। अभी मुझे इसको दबाने के लिए थोड़ा ढूंढना और टाइम लगेगा बेसिकली। और हॉर्न की क्वालिटी मैं आपको सुनाता हूँ। उसके पहले आप यहाँ पर चाबी देख सकते हो, चाबी कुछ इस सेक्शन में लगती है, शोवा की ब्रांडिंग के साथ सस्पेंशन आते हैं। हॉर्न आप अभी सुनो, अच्छा हॉर्न है, डिसेंट है, नॉट दैट गुड बट इट्स ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे हैजार्ड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें परमानेंटली इंडिकेटर्स ऑन रहते हैं, बट हैजार्ड लाइट्स में वो ब्लिंक करना चालू कर देते हैं। इग्निशन और सेल्फ का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। बिना देर किए गाड़ी लेकर चलते हैं, थोड़ा सा इसको राइड करके आते हैं। तो सबसे पहले राइड करने के लिए अगर आपको तेल भराने की ज़रूरत पड़े तो आप समझो कि इसमें 17.5 लीटर का एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया हुआ है, जिसके ऊपर E5 और E10 की बैजिंग आती है। तो जो ये पुरानी अगर बाइक होगी तो इसमें E10 तक ही सपोर्ट था, बट अगर लेटेस्ट वाली में आई होप E20 तक का सपोर्ट होगा ज़रूर, क्योंकि अभी इंडिया में मैंडेटरी हो गया। माइलेज आपको इससे लगभग 28 तक अगर आपको मिल जाती है तो इट्स लाइक वेरी गुड। आप इससे फिर एक्सपेक्टेड 470 के राउंड की राइडिंग रेंज ले सकते हो। बाकी ट्विन सिलेंडर है तो डेफिनेटली भाई इसमें जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी वो सुपर्ब से ऊपर ही मिलने वाली हैं। मतलब अगर मैं आपको इसकी स्पीड्स वगैरह दिखाऊंगा, चेक कराऊंगा, तो डेफिनेटली वो बहुत बेहतर होंगी। बाकी स्पीड ब्रेकर आ रहा है, मैं आपको सस्पेंशन की बात बता देता हूँ। टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी है, वो फैक्टर कंसीडर करना, उस फैक्टर को भी कंसीडर करके अगर मैं आपको बोलूँ तो इसके सस्पेंशन आर नॉट दैट गुड। मुझे लगता है अगर इसमें कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो रियल बाइक्स में सस्पेंशन ओके ही मिलेंगे आपको। फ्रंट बैक में आपको मोनोशॉक देखने को मिलता है। ब्रेकिंग की बात करते हैं, अभी पीछे कोई गाड़ी नहीं है। ब्रेकिंग इज ओके पीछे वाली, आगे वाले को अभी फिर टेस्ट करते हैं। तो अगर मैं पीछे वाली ब्रेक और आगे वाली को कंपेयर करूं तो पीछे वाले आर ऑन ओके साइड, बट आगे वाले सिंस डुअल डिस्क आपको देखने को मिलते हैं विद 296 mm की, तो जेन्युइनली टेस्ट ड्राइव वाली बाइक में भी आपको जो डिस्क ब्रेक फ्रंट की देखने को मिल रही है वो काफ़ी ही अच्छी और काफ़ी ही बेहतर है। इसमें राइड बाई वायर का फंक्शन नहीं आता, ये इसके एक नेगेटिव पॉइंट्स में से आता है। आज भी इसमें ट्रेडिशनल राइड बाई केबल्स वगैरह ही चलती हैं इसमें।
बाकी आपको यहाँ पे एक NX की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, बैजिंग। पर मुझे ना ये बैजिंग बेसिकली बाइक्स की नहीं लगती, ऐसा लगता है कि कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लाइक कि फ्रिज बेच रहे हैं, AC बेच रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग ज्यादा लगती है। NX बाइक्स में यूजुअली ऐसी ब्रांडिंग आती नहीं, तो मुझे वो थोड़ा सा अलग लग रही थी। बाकी चलते हैं थोड़ा सा लेकर। एक 101। अगर आपको टूरिंग करनी है तो बहुत अच्छी गाड़ी है। अपन इसको खड़े होके भी बहुत आराम से चला सकते हैं, बहुत कोई लोड नहीं है इसको चलाने में। थोड़ी एडवेंचर तो है ये गाड़ी एडवेंचर है, नो डाउट भाई। बाकी पहले गियर में 36 तक तो गई। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसमें, मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ गियर्स बढ़ाऊंगा। 2 3 4 5 6, मतलब थोड़े झटकों के साथ ये 6 पे 36 तक चल रही, 5 पे तो कोई झटका नहीं आ रहा भाई। मतलब गियर मैनेजमेंट देख रहे हो, अलग ही लेवल पे गियर मैनेजमेंट किया गया इस गाड़ी में। और मैं चौथे से भी अगर खींच रहा हूँ ना तो खींच रही है, ऐसा कोई झटके नहीं दे रही भाई। तेरी ऑटो वालों पे भरोसा मत करना कहीं पे भी। कोई सी भी गाड़ी आपके पास, स्प्लेंडर से लेके GT से लेके निंजा तक, कोई सी भी गाड़ी हो, ऑटो वालों पे भरोसा नहीं। बाकी हीट मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो डुअल सिलेंडर है तो थोड़ा तो हीट करेगी एक्स्ट्रा, बट उतना भी नहीं कर रही है। इंजन सुपर डुपर रिफाइंड है। ब्रेक वाइज तो भाई कोई इशू नहीं है, मतलब ऐसे हाइट वाइज भी मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है कि कहीं अगर रोकना पड़ जाए तो मैं रोक ना पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी कंफर्टेबल भी गाड़ी है, मतलब ऐसा भी शॉर्ट राइड, मतलब ऑफ कोर्स टूरर है तो आप 500 किलोमीटर तक तो आप चला ही सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जाके मेरे हाथ थोड़े से जो है सेट हुए हैं इस पे। बाकी एक चीज़ और चेक करते हैं कि कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इसके लुक्स उतने अपीलिंग नहीं लगते हैं, बट ये है कि हाँ अगर इसको एक बार किसी ने, मतलब मैं किसी के पास लेके जाता हूँ, जैसे ये भैया ने देखा, ठीक है, किसी ने मतलब अगर हल्की सी इस पे नजर गई ना तो कुछ मार्केट में रोड पे नया दिखता है तो जरूर फिर देखते हैं, बट ऐसे इतनी अपीलिंग लुक नहीं है इस गाड़ी का, या इतना अपीलिंग कलर नहीं आता इस गाड़ी में कि आप जो है कोई अपने आप से इसको रुक के देखे लुक्स के बिहाफ पे, तो वो नहीं है इसमें। लेकिन डेफिनेटली ये जरूर है कि डुअल सिलेंडर है, तो देखो ये भैया भी देखे डुअल सिलेंडर है, तो फिर मतलब हेड काउंट आता तो जरूर है, लेकिन लुक्स की वजह से नहीं आता, साउंड की वजह से आता है। और कुछ लोग मतलब ऐसा है कि दूर से लुक नहीं दे पहचान पाएंगे, पास ले जाओगे तो फिर कहेंगे हाँ भाई कि कुछ अलग दिख रहा है सड़क पे। बाकी दाएं बाएं मोड़ने में, छोटे छोटे गड्ढों को अवॉइड करने में कोई इशू नहीं आ रहा है। एक्सेलरेट भी बहुत फास्ट करती है। मतलब पावर की अगर बात करूँ ना तो पावर जर्क के साथ नहीं आता, हमेशा इसमें पावर लीनियरली फील होगा। जैसे जैसे आप थ्रॉटल बढ़ाओगे वैसे वैसे लीनियरली पावर इंक्रीज करेगी इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी बाइक्स की तरीके कि आपने पावर ली और सर्टेन RPM के बाद इसने पकड़ा इस पावर, नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। बहुत सही चीज़ है ये। हाँ, इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं गाड़ी की लाइट्स के बारे में। तो गाड़ी में हैजार्ड लाइट आप कुछ ऐसे देख सकते हो, काफ़ी ब्राइट है एटलीस्ट कंसोल में। इंडिकेटर्स में आपको थोड़ा साइड में दिखेगी, ठीक है। और इसके बाद DRLs और प्रोजेक्टर लैंप आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जो कि इतने अंधेरे में जहां पर कोई गाड़ी नहीं वहां पर सफिशिएंट लग रहा है। और अगर मैं इसकी फ्लैश बीम की बात करूं तो वो काफी दूर जा रही है,
आप देख सकते हो काफी ही दूर जा रही है। यदि अब आप देखोगे तो मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ऐसे काफ़ी कमज़ोर सी लग रही है। मैं बगल में स्कूटर चल रहा है इससे और इसका अगर लाइट्स देखूँ तो देखो दोनों की लाइट्स लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसकी लाइट मुझे इस सिचुएशन में थोड़ी सी वीक ज़्यादा लग रही है। हालांकि ये टेस्ट ड्राइव गाड़ी है तो पूरा कमेंट कर पाना या जो मैं कमेंट कर रहा हूँ 100% सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आप जंगल रोड्स पे हो तो हाँ, डेफिनेटली इसकी लाइट्स बहुत ज़्यादा सफिशेंट हैं। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कि सपोज़ मैं फ्लैश करता हूँ ना तो वो बहुत दूर जाके गिर रही है, तो इस चक्करों में क्या होता है कि जो आपके जस्ट क्लोज है ना उसको नहीं दिखेगा कि आप कहाँ फ्लैश कर रहे हो, उससे काफ़ी ज़्यादा आगे फ्लैश जाके गिर रही है, तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। बट अगर खाली रोड है तो आपको व्यूज़ बहुत क्लियर ला कर देने वाला है ये। मतलब फ्लैश ऑन करते, हाई बीम ऑन करते ही आपको बहुत अच्छा सा बहुत दूर तक लाइट मिलेगी। बट अगर हाँ वही लाइट थोड़ी सी यूजलेस हो जाती है अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो तो। कंक्लूजन की अगर बात करूं तो प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब अगर मैं इससे कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूं तो लोग इसको यूजुअली हिमालयन से कम्पीट करते हैं, बट एक्चुअल में इसका कॉम्पिटिटर मैं GT वगैरह को मानूंगा। ये GT से भी एक्सपेंसिव, अगर यही बाइक 5 लाख तक की रेंज में आती तो ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स ऑप्शन में से हो सकती थी, पर अभी तो नहीं है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव कैटेगरी में आती है। बट हाँ, सर्विस वाइज अगर बात करूँ तो मैंने जितना पढ़ा इनके बारे में तो सर्विस एक बहुत अफोर्डेबल होती है होंडा की, तो 4000 5000 ही आती है सर्विसिंग इतनी महंगी बाइक्स पर भी, तो उस हिसाब से एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंड चीज माइलेज डुअल सिलेंडर इंजन से जो कि इतना बड़ा है उससे आप 28 से 30 kmpl तक की माइलेज ले पा रहे हो, तो देन इट इज डेफिनेटली गुड थिंग। तो ये भी एक प्रोज में है। सीट कंफर्ट उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि सीट इज लाइक कि थोड़ा सा सिंगल सीट है, तो मुझे उतना कंफर्ट फील नहीं हुआ। इसमें भी लॉट ऑफ ऑप्शन होंगे डेफिनेटली जो आप आफ्टर मार्केट या फ्रॉम कंपनी ही एक्सप्लोर कर सकते हो। काफी एसेसरीज के भी ऑप्शंस आपको कंपनी की तरफ से देखने को मिलेंगे। विंडशील्ड है, हीट पैड है और बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी भी प्राइसिंग मैं आपको बता दूंगा। फिर लिक्विड कूल्ड है, ये चीज आपके लिए एक बेनिफिट में है। और अब धीरे धीरे बिगविंग की रीच भी पूरे इंडिया में इजीली बन रही है, तो एक वो भी पॉजिटिव पॉइंट है। पर अगर यही प्राइस मतलब सपोज 7 लाख में अगर हिमालयन से मैं इसको कंपेयर करूं तो BHP और टॉर्क दोनों ही काफी मतलब सिमिलर रेंज के हैं, तो इतनी ज्यादा प्राइस पॉइंट पे उनको कंपेयर करना मेरे लिए हिसाब से ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं इसमें ये कहूंगा कि हिमालयन के टॉप फीचर्स प्लस GT के टॉप फीचर्स इस बाइक में आपको दिए गए हैं। जैसे इंजन GT का दे दिया गया है, टूरिंग कंफर्ट आपको हिमालयन का दे दिया गया है, तो बेसिकली एक कुछ अलग लुक बनाया गया होंडा की तरफ से। डेफिनेटली आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो उस केस में जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है। बट उस केस में फिर एक दूसरे डिफरेंट के सेगमेंट्स का कंपटीशन चालू हो जाता है जिसमें कवासाकी वर्सेस 650 जैसी बाइक्स आती हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। बेसिकली इसका कंक्लूजन अगर मैं यही कहूँ तो अगर आपको रिलायबल इंजन चाहिए, आपके पास 7-7.25 लाख रुपए का बजट है, ज्यादा लुक वाइज आपको कुछ वाव नहीं चाहिए, मतलब आगे से तो ये बाइक बहुत अच्छी लगती है लुक में, बट पीछे से मेरे को काफी सिंपल लगी, तो अगर आपको वैसा कुछ चाहिए, लुक पे ज्यादा नहीं देखना है। कंसोल वाइज भी अच्छा है, पहले से काफी बेटर किया गया है कंसोल। ब्लॉगिंग पर्पस के हिसाब से हैंडल बार पे बहुत सी जगह माउंट्स लगाने को, टूरिंग पर्पस के हिसाब से तो गाड़ी ही बनाई गई है। ये 50-50% टूरिंग में कंसीडर करूंगा क्योंकि सस्पेंशंस आर नॉट दैट गुड एज हिमालयन, बट comfort is okay, lightweight is okay, and even traffic चलाना is easy, high speed cruising is also possible on this bike। तो यही सारी चीजें अपना कंक्लूजन थी इस बाइक के बारे में। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप यहाँ तक बने रहे।